तो दोस्तों, पर्वत निर्माण सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत है कोवर के बाद से जेफ्रिज का सिद्धांत, और पेपर में पूछता भी रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जेफ्रिज का जो तापीय संकुचन सिद्धांत है क्या। जेफ्रिज महोदय बताते हैं कि पृथ्वी का जो संकुचन इतिहास पर आधारित है, जो संकुचन है वो एक इतिहास पर आधारित है। विकिरण के कारण पृथ्वी के प्रारंभिक जो विकिरण के कारण पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास से ही उसके ताप में ह्रास हो रहा है। मतलब जो इतिहास है शुरू से चला आ रहा है कि विकिरण के कारण ही, मतलब प्रारंभिक इतिहास से ही उसके ताप में शुरू से ही आ रहा है कि पृथ्वी का जो शुरुआत इतिहास है वहीं से विकिरण जो है उसके कारण ताप में ह्रास हो रहा है, ताप में कमी आ रही है। अब ये कमी कहाँ तक आती है ये मैं बता देता हूँ। ये कमी अगर ये जो गणितीय रूप से परिकलन किए हैं, ठीक है, तो इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो ह्रास हो रहा है इससे पृथ्वी है, जब ह्रास होगा कोई भी किसी भी चीज़ में, मान लीजिए ताप टेम्परेचर तो फैला रहेगा, तो इसके कारण पृथ्वी में ठंडी होकर वो सिकुड़ती जा रही है, ये बता रहे हैं। अब जो इन्होंने गणितीय परिकल्पना किया है इसके आधार पर जेफ्रिज ने बताया कि प्रत्येक 400, मतलब अगर 400 पूरे पृथ्वी में 400, ठीक है, 400 किमी तक वाले भाग में, ठीक है, पृथ्वी का जो बाहरी 400 किमी भाग है, केंद्र की नहीं बता रहा हूँ, 400 बाहरी जो भाग है पृथ्वी का, 400 किमी भाग में अगर भाग वाले जो पृथ्वी का हिस्सा है, ठीक है, अगर उस भाग में 500 सेंटीग्रेड तापमान ह्रास हो, जो पृथ्वी का बाहरी भाग का हिस्सा है, ठीक है, तो संकुचन जो होगा, जो अगर 400 किमी क्षेत्र में अगर पृथ्वी के बाहरी भाग हिस्से में 500 सेंटीग्रेड तापमान अगर कम होता है जेफ्रिज महोदय के अनुसार, तो संकुचन जो होगा पृथ्वी में, संकुचन मतलब जो पृथ्वी सिकुड़ेगी 20 किमी, उसकी जो व्यास होगा 20 किमी उसकी व्यास घट जाएगी, और परिधि जो है 130 किमी की कमी हो जाएगी, मतलब घट जाएगी या सिकुड़ जाएगी। अब ये एक गणितीय परिकल्पना के आधार पर था। अब मैं बताता हूँ जो उन्होंने वास्तविक संकुचन का परिकलन करके जेफ्रिज महोदय ने बताया। उनके अनुसार अगर 200 किमी धरातली क्षेत्र में पाँच गुणे 10 पर घाट 16 वर्ग सेंटीमीटर की कमी हुई, मतलब जे ऐसे कहें वास्तविक संकुचन का अगर परिकलन करके जेफ्रिज जो बताए हैं, अधिकतम संकुचन के कारण परिधि में, जो अधिकतम संकुचन है उसके कारण परिधि में 200 किमी तथा धरातल क्षेत्रफल, जो धरातल का क्षेत्रफल पूरे पृथ्वी में जो क्षेत्रफल है, ठीक है, एक तो परिधि में 200 किमी, अब पूरे धरातल का जो क्षेत्रफल उसमें 5 गुणे 10 पर घात 16 सेंटी वर्ग किमी हुई है। मतलब इन्होंने बताया कि जो संकुचन हुआ है वास्तविक रूप से, ठीक है, पूरे पृथ्वी पर वो उसका जो परिधि उसमें 200 किमी का, और उसका क्षेत्रफल में धरातल के 12 पर 5 पर गुणे 5 गुणे घात, मतलब 5 गुणे 10 पर घात 16, ठीक है, इतना किमी की कमी आई है, संकुचन हुआ है। ये 400 किमी वाले बाहरी भाग पर अगर 500 सेंटीग्रेड तापमान का ह्रास होता है तो 20 किमी व्यास बताएं, 130 किमी परिधि बताएं, ठीक है, कमी आएगी। अगर वास्तविक पूरा पृथ्वी का देखा जाए परिकलन किए हैं जो जेफ्रिज, उनमें बताए हैं कि 200 किमी जो है उसकी परिधि में कमी आएगी, और पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल में 5 गुणे 10 पर घात 16 सेंटीमीटर की कमी हुई ये आई होगी, ठीक है। अब आगे जेफ्रिज बताया कि जेफ्रिज के अनुसार पृथ्वी में कई सेकेंडरी परत, मतलब बहुत सारे सेकेंडरी परत पाए जाते हैं, एक ये जेफ्रिज महोदय बताते हैं, ठीक है। पृथ्वी में शीतल होने की क्रिया परत के रूप में होती है, मतलब जो पृथ्वी शीतल हो रही है ह्रास के कारण, विकिरण जो हो रहा है पृथ्वी में, जो शीतल हो रही है पृथ्वी एक परत के रूप में होती है, ठीक है, परंतु धरातल से यह परत जो है, जो शीतल होने की क्रिया है, ठीक है, विकिरण के कारण जो शीतल हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी का संकुचन सिद्धांत, तापीय संकुचन सिद्धांत जेफ्रिज का ही है, तो विकिरण के कारण जो संकुचन हो रहा है ये 700 किमी, ठीक है, जो धरातल ठंडा होने का क्रिया है, ये धरातल के ऊपरी भाग से 700 किलोमीटर पृथ्वी के गहराई तक ये क्रिया होती है, ठीक है। ये ताप में ह्रास होता है जिसके कारण संकुचन होता है, इसके नीचे नहीं होता है, ठीक है। अब आगे बताते हैं कि प्रत्येक ऊपरी परत निचली परत से पहले शीतल तथा संकुचित होती है, मतलब प्रत्येक ऊपरी परत जो है, मतलब मान लीजिए पहले
क्रस्ट हुआ पृथ्वी का ऊपरी मतलब जिस पर हम लोग हैं, उसके बाद उसके नीचे का हिस्सा होगा, फिर से उसके नीचे जो लेयर होगी वो होगा। तो प्रत्येक ऊपरी परत से पहले प्रत्येक ऊपरी पृष्ठ जो ऊपरी लेयर है, ठीक है, वो दूसरी मतलब निचली लेयर से पहले ठंडा हो जाती है। मतलब ऊपर का हिस्सा मान लीजिए खुले में कोई भी चीज़ है गर्म, वो पहले ठंडा होगी, किसी बंद कमरे में वो धीरे धीरे ठंडा होगा। इस तरह सबसे पहले पृथ्वी की ऊपरी परत विकिरण द्वारा ताप ह्रास होने से शीतल होने लगी। मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी परत जिस पर हम लोग हैं, शीतल होने की एक सीमा होती है, ठीक है, जो शीतल होने की एक सीमा होती है जिसके आगे परत पुनः शीतल नहीं हो सकती। मतलब जो शीतल होने की एक सीमा होती है, इसके आगे परतें शीतल नहीं होती हैं, ठीक है। पृथ्वी की ऊपरी परत के अधिकतम शीतल हो जाने तथा सिकुड़ जाने के बाद निचली परत में शीतल होने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। मान लीजिए कोई चीज़ है, ऊपर का शीतल हो गया तो नीचे का जब ये पूरा हो गया ठंडा तो नीचे पर असर करता है, नीचे वाला शीतल होना प्रारंभ हो जाता है, जिस कारण निचली परत पर मतलब जिस कारण निचली परत में सिकुड़न आने लगती है। ऊपर का ठंडा होगा तो नीचे वाला भी सिकुड़ेगा। परिणाम स्वरूप ऊपरी परत निचली परत से बड़ी रह जाती है। परिणाम यह होता है कि ऊपरी जो परत है निचली परत से बड़ी रह जाती है। आगे देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र भाग में शीतल होने की क्रिया नहीं होती है। मतलब पृथ्वी के केंद्र भाग में शीतल होने की क्रिया नहीं होती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी का केंद्र अपने ऊपर स्थित परत, मतलब पृथ्वी का जो केंद्र है अपने जो ऊपर स्थित परत, मान लीजिए केंद्र है, इसके ऊपर जो स्थित परत है के सिकुड़ने में बाधक होती है। क्योंकि जो होता क्या है कि केंद्र जब शीतल नहीं होगा तो ऊपरी परत जो उसकी होगी वो शीतल नहीं होगा, क्योंकि केंद्र हमेशा टेम्परेचर वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। अब आगे देखते हैं। ऊपरी परत के नीचे स्थित शीतल होने की जो ऊपरी परत के नीचे स्थित शीतल होती हुई सिकुड़ती परत केंद्र से इतनी छोटी हो जाती है, जो ऊपरी परत है के नीचे जो निचली स्थित परत होती है शीतल होती है, जो ऊपर परत के नीचे, ठीक है, स्थित शीतल होती है जो परत, और सिकुड़ती परत केंद्र से इतनी छोटी हो जाती है। ऐसे समझना है, ये ऊपरी परत जो है इसके नीचे की स्थित जो परत है ये, ठीक है, तो वो शीतल होती है। सिकुड़ती परत केंद्र से इतनी छोटी जो केंद्र है, ठीक है, ये बीच का जो परत है ठंड सिकुड़ रही है, तो केंद्र से इतनी छोटी हो जाती है कि उस पर फिट नहीं हो सकती है, मतलब केंद्र पर फिट नहीं हो सकती है। ऊपरी तथा ऊपरी तथा निचली परतों मतलब ये सकेंद्र कहा जाता है। सकेंद्र बहुत सारे सकेंद्र माने हैं, ये नहीं कि आप गहराई में चले जाइए केंद्र पृथ्वी के अंदर नहीं, सकेंद्र इन्होंने माना 700 किमी के अंदर बहुत सारे सकेंद्र होते हैं। इनके अनुसार की जो ऊपरी परत है उसके निचली जो परत है वो सकेंद्र से, ठीक है, छोटी हो जाती है। केंद्र जो सकेंद्र होता है उससे बहुत छोटी होती है, जिसके कारण उस पर फिट नहीं हो पाती है, ठीक है। ऊपरी तथा निचली परतों के बीच का एक ऐसा स्तर होता है जहाँ पर संकुचन इतना होता है, मतलब जो ऊपरी परत और उसके निचली परत के बीच में एक ऐसा परत होता है जहाँ संकुचन मतलब सिकुड़ना बहुत ज़्यादा होता है, सिकुड़ती है, ठीक है, होता है कि मध्यवर्ती परत निचली परत के साथ फिट हो सके। ठीक, जो मध्यवर्ती परत है, ठीक है, वो इतना सिकुड़ती है मध्य की परत की जो निचली परत से वो, मान लीजिए मध्य ये दो परतें हैं ऊपर और नीचे, मिडिल परत है जो मध्यवर्ती परत, ये इतना ज़्यादा सिकुड़ती है कि नीचे वाली परत पर फिट हो सके, बैठ सके। इस स्तर को तनावहीन स्तर या तनावहीन तल कहते हैं। जो ये स्तर होता है जब मध्य की परत बहुत ज़्यादा सिकुड़ती है नीचे की परत पर, नीचे की परत के नीचे की जो परत होती है उसके हिसाब से फिट होने के लिए, उस पर फिट होने के लिए, ठीक है, तो मध्य परत बहुत ज़्यादा सिकुड़ती है। इससे सिकुड़ने की स्थिति को तनावहीन या स्तर या तनावहीन तल कहते हैं। इस तनावहीन तल से ऊपर स्थित परत मतलब जो तनावहीन मध्यवर्ती परत से ऊपर जो स्थित परत होती है इतनी बड़ी होती है कि उससे निचली परत से सटे रहने के लिए, मतलब उसे निचली परत से सटे के रहने के लिए सिकुड़ना पड़ता है। अर्थात मध्यवर्ती परत से अगर ऊपरी परत क्रस्ट अगर सीमा ज़्यादा बड़ा है और इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि सीमा सिकुड़ रहा है अपने निचले परत पर फिट होने के लिए, तो उसको सीमा से ऊपरी पृष्ठ जो है, मान लीजिए ये 3 लेयर है, एक एक नीचे का लेयर है, ये एक लेयर है, ठीक है, तो एक लेयर है नीचे का, मध्य का लेयर है, ये उसके नीचे का लेयर है।
तो ये इतना ये इतना छोटा है, मतलब इतना ज़्यादा सिकुड़ गया है कि इस पर फिट नहीं हो पा रहा, इसमें तनाव हो रहा है, ठीक है। और ये जो है इतना बड़ा हो गया है कि इस दोनों में मतलब मध्य वाली प्लेट से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। यही कह रहे हैं जेफ्रीज महोदय। तो ये क्या करता है, ऊपरी वाली जो परत है मध्य वाली परत पर सिकुड़ने लगता है, ठीक है। इस तरह ऊपरी परत झुक कर निचली परत पर ध्वस्त हो जाती है, मतलब ऊपरी जो परत है निचली परत मध्य वाली परत पर ध्वस्त हो जाती है, जिस कारण उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ठीक है। उस कारण उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तथा पर्वतों का निर्माण होता है। तो होता क्या है कि 3 परतें इन्होंने बताया। प्रथम एक निचली परत इन्होंने बताया, देख लीजिए एक बार रिपीट करता हूँ। ऊपरी तथा निचली परतों के बीच एक ऐसा स्तर होता है जहाँ पर संकुचन इतना होता है कि मध्यवर्ती परत निचली परत के साथ फिट हो सके, ठीक है। अब ये जो बीच का जो परत है इसका संकुचन बहुत ज़्यादा होता है। अब निचली ऊपरी परत में इतना, जैसे कि कह रहे हैं कि जेफ्रीज महोदय कि जो ऊपर और नीचे परत है, एक ये परत है, कि ये परत है, अब इसके मध्य की जो परत है एक ऐसा स्तर है जहाँ इतना अधिक संकुचन होता है कि मध्यवर्ती परत जो, ठीक है, निचली जो परत है इसके साथ, ये निचली जो परत है इसके साथ फिट हो सके, इस स्तर को उन्होंने तनावहीन कहा। अब इसी फिट होने के चक्कर में क्या होता है कि जो ऊपरी परत है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। अब वो मध्यवर्ती के साथ फिट होने के लिए उस पर सिकुड़ जाती है, ठीक है, उस पर एकदम छा जाती है। और जब इस पर सिकुड़ जाती है, ठीक है, इस तरह ऊपरी परत जब उस पर एकदम झुक कर एकदम पूरा उस पर मध्यवर्ती परत पर ध्वस्त हो जाती है, तो जिस कारण जब मान लीजिए ऊपरी कोई चीज़ टूट के एक छोटे से परत पर आ रहा है, छोटे से चीज़ पर, तो उसमें बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ेंगी ही पड़ेंगी, जिस कारण पर्वतों का निर्माण होता है। अब आगे बताते हैं कि तनावहीन तल के नीचे वाली परत इतनी छोटी होती है, जो तनावहीन तल मैं बताया हूँ, जो तनावहीन तल के नीचे वाली परत इतनी छोटी होती है, ठीक है, कि उसे निचली परत से सटे रहने के लिए फैलना पड़ता है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर आके देखिए, जो तनावहीन तल इन्होंने बताया मध्य मंडल को, तो तनावहीन जो तल के नीचे वाली जो परत है, मतलब जो मान लीजिए मध्य वाली परत उसके नीचे वाली परत जो इतनी छोटी होती है उसे निचली परत से सटे रहने के लिए, ठीक है, फैलना पड़ता है। तो अब उसे नीचे इतनी छोटी होती है कि उसे निचली परत के लिए मतलब इतनी छोटी अब रहती है, उसे निचली परत से सटे रहने के लिए उसको फैलना पड़ता है, ठीक है। जिस कारण तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, परिणामस्वरूप उसमें भ्रंश तथा फटन का निर्माण होने से चट्टानें टूट जाती हैं, जिस कारण ऊपरी परत पुनः नीचे की ओर ध्वस्त हो जाती है, जिससे पुनर्निर्मित मोड़ों में उत्थान होता है। पर्वत निर्माण की क्रिया सदैव न होकर कुछ खास समयों में ही होती है। संकुचन के कारण उत्पन्न दबाव तथा तनाव की शक्ति का संग्रह होता रहता है तथा ये क्रिया तब तक सक्रिय रहती है जब तक कि वो शक्ति चट्टान की शक्ति से अधिक नहीं हो जाती, मतलब तब तक एक क्रिया सक्रिय रहती है, ठीक है, जब तक कि वो शक्ति चट्टान की शक्ति से अधिक नहीं हो जाती, ठीक है, मतलब चट्टान से ज़्यादा ना हो जाए तब तक ये सक्रिय रहती है। इस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर गलन तथा भ्रंशन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, तथा पर्वत निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब तनाव तथा दबाव मंद पड़ जाता है तो पर्वत निर्माण रुक जाता है, मतलब जब तनाव और दबाव नहीं होता है तो पर्वत निर्माण रुक जाता है। इस तरह पर्वत निर्माण काल तथा शांत काल का बारी बारी से आगमन होता रहता है। इस आधार पर जेफ्रीज ने पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में 5 पर्वत निर्माण कालों का उल्लेख किया। जेफ्रीज ने बताया कि पर्वत निर्माण धरातल पर प्रत्येक क्षेत्र में नहीं होता है। पर्वत निर्माण चट्टान के स्वभाव तथा उसकी शक्ति पर आधारित होता है। जहाँ पर चट्टानें मुलायम तथा लचीली होती हैं वहाँ पर पर्वत निर्माण होता है। जहाँ पर मुलायम तथा लचीली जहाँ होती है वहाँ पर्वत, जहाँ अधिक चट्टानें कठोर होती हैं वहाँ भ्रंश का निर्माण होता है। अब इन्होंने बताया क्योंकि चट्टानें टूट जाती है भ्रंश का निर्माण होता है। अब आगे बता रहे हैं कि पृथ्वी के शीतल होने की क्रिया महाद्वीपों के नीचे नहीं होती है, सागरों के नीचे ज़्यादा होती है, ठीक है, जो पृथ्वी शीतल होती है जिस कारण पर महाद्वीपों की होती हैं, ठीक है।
अब ये बता दिए कि महासागरीय जो तली होती है ज़्यादा पृथ्वी की, वो ज़्यादा ठंडी होती है महाद्वीपों की अपेक्षा। अतः महासागरीय तली के अधिक सिकुड़ने के कारण दबाव की दिशा महासागर से महाद्वीप की ओर होती है, जिस कारण ये बता रहे हैं कि जो दबाव की दिशा होती है महासागर से महाद्वीप की ओर होती है, पर्वतों का निर्माण होता है। एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए प्रशांत महासागर की जो दबाव है वो उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका की ओर है, जिससे रॉकीज और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। ये उदाहरण भी है। तो कुल मिला जुला कर जेफ्रीज का जो संकुचन परिकल्पना है वो पृथ्वी के 700 किमी, मतलब ऊपर से लेकर 700 किमी गहराई तक प्रत्येक लेयर में अलग अलग, सामान्य रूप से मैं बता रहा हूँ, प्रत्येक लेयर में अलग अलग अपना ह्रास की एक क्षमता होती है, और हर लेयर में अपना एक संकुचन अपने हिसाब से 700 किमी गहराई तक होता है, बस उसके नीचे नहीं। हर लेयर के बाद चट्टानें जो लेयर होती है उसमें जो ह्रास होता है ताप में, उसमें हर लेयर के बाद अपने हिसाब से समाप्त हो जाता है, और हर लेयर में अपने हिसाब से संकुचन होता है। ठीक है, हर लेयर का अपना अपना सकेंद्र होता है और उसका संकुचन होता है। तो उन्होंने कई सारे सकेंद्र बताए इसमें कल्पना करके। अब जो भी माने एक भ्रम है ये, मुझे तो भ्रम ही लगता है। तो ये इन्होंने बताया है, और इन्होंने बताया कि जब हर लेयर अलग अलग है, अलग अलग रूप से ठंडा हो रही है, ठीक है, पूरी पृथ्वी की नहीं बात कर रहा हूँ, बस 700 किमी की गहराई तक इन्होंने बताया है। और उसके बाद ठंडा होने के कारण ये एक दूसरे के ऊपर ध्वस्त होती हैं, और जिसके कारण तनाव पैदा होता है और पर्वत का निर्माण होता है। इस ध्वंस इस एक दूसरे के ऊपर गिरने से चट्टानों में जो संकुचन में बल वो काम करते हैं, जिसके कारण वो उस पर ऊपर जो होता है, ऊपर मतलब जो ऊपर की परत होती है दूसरी परत पर छूट के गिर जाती है, जिसके कारण पर्वत का निर्माण होता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और एक उन्होंने बताया है कि जब चट्टानें मतलब जहाँ कठोर चट्टानें होती हैं वो जहाँ मुलायम चट्टानें होती हैं वहाँ तो आराम से पर्वत का निर्माण होता है। जहाँ कठोर चट्टानें होती हैं, जहाँ पर मतलब टूट के नहीं गिर पाती हैं, तो तनाव वहाँ, मतलब जब नीचे की प्लेट दूसरी प्लेट पर, छोटी प्लेट पर बढ़ने की कोशिश करता है, मतलब उसके उसके साथ फिट होने की कोशिश करता है, तो वो प्लेट ज़्यादा बढ़ने का टूट जाता है, जिसके कारण वहाँ भ्रंश की पैदा हो जाता है। ठीक है, जो कठोर चट्टानों में होता है, जो छोटी चट्टानें होती हैं, एक मुलायम चट्टानों से पर्वत का निर्माण होता है, ये जेफ्रीज महोदय बताते हैं। चलिए इनका आलोचना देख लेते हैं। इन्होंने आलोचना बताया, अब इनके पहले बारे में बताया। यद्यपि जेफ्रीज ने अपने सिद्धांत को कई प्रमाणों तथा उदाहरणों द्वारा प्रमाणित करने तथा पृथ्वी की विभिन्न स्थलाकृतियों की समस्या को सुलझाने का भरसक प्रयास किया है, तथापि सिद्धांत का प्रत्येक स्थल पर विरोध किया गया है। इस सिद्धांत को प्रत्येक स्थल पर विरोध किया गया। जेफ्रीज ने पृथ्वी में संकुचन द्वारा उत्पन्न जिस बल द्वारा पर्वत का निर्माण व्याख्या किया है, वो इतना पर्याप्त नहीं है कि भूपटल के परमाणु की क्रिया को समझा सके। देखिए मैं बताया भी हूँ कि मतलब मुझे भ्रम लग रहा है। जेफ्रीज की पृथ्वी की सकेंद्रीय परत के रूप में शीतल होने की संकल्पना एक भ्रामक है। मतलब हर एक परत की अपना सकेंद्र होता है, ये भ्रम है। तीसरा, यदि टर्सरी कैल्पाइन पर्वतों पर ध्यान दिया जाए तो यह असंभव सा लगता है कि आज से केवल 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी में इतना संकुचन हो गया कि हिमालय जैसे गगनचुंबी पर्वत का निर्माण हो गया। चौथा है, जेफ्रीज के सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपीय तथा सागरों के वितरण में समानता होनी चाहिए, जैसे उन्होंने बताया। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ संकुचन हुआ है, परंतु वर्तमान समय में ये वितरण असमान है, क्योंकि सागर और महाद्वीपों में क्षेत्रफल की जो वितरण वो असमान ही है। इस सिद्धांत के अनुसार पर्वतों का जो ये सिद्धांत पांचवा है, इस सिद्धांत के अनुसार पर्वतों की स्थिति महासागरों के समानांतर होनी चाहिए, परंतु यह अल्पस तथा हिमालय की स्थिति इसके विपरीत है। मतलब कहने का मतलब यह जो पर्वत है वो महासागरों के समानांतर होनी चाहिए, लेकिन है नहीं, अल्पस और हिमालय कहाँ है। हटाएं, इस सिद्धांत को यदि मान भी लिया जाए तो विशाल पर्वतों का निर्माण नहीं हो सकता है, इसके विपरीत छोटे छोटे पर्वतों का निर्माण हो सकता है। सातवां, इस सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के वितरण में निश्चित प्रणाली नहीं हो सकती है, जबकि भूतल पर इनमें से निश्चित प्रणालियाँ पाई जाती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सिद्धांत है इसके अनुसार पर्वतों के जो वितरण है उसमें निश्चित प्रणाली नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन भूतल पर देखिए इनमें निश्चित प्रणालियाँ पाई जाती हैं। तो ये पूरा पूरा सिद्धांत, यह आलोचना था जेफ्रीज का, और यह सिद्धांत कंप्लीट हुआ पर्वत निर्माण के रूप में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे हम डेली महोदय का सिद्धांत जानेंगे।